Now the next topic following the Maxwell's equation is the equations for the electromagnetic waves. ओके अब हमें मैक्सवेल्स की चारों इक्वेशन को डिराइव करने के बाद में फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशंस को डिराइव करना है कि तो फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन के लिए हमें मैक्सवेल्स की इक्वेशन को फ्री स्पेस में कंसीडर करना पड़ेगा। फ्री स्पेस में कंसीडर करने का ये मतलब है कि फ्री स्पेस के अंदर सबसे पहली चीज़ करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी धारा घनत्व और आवेश घनत्व का मान ज़ीरो होता है। साथ ही विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी के लिए वैक्यूम की परमिटिविटी के लिए हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं और वैक्यूम की परमिएबिलिटी के लिए हम म्यू नॉट कंसीडर करेंगे, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता के लिए एप्सिलॉन नॉट और निर्वात की पारगम्यता के लिए हम म्यू नॉट कंसीडर करेंगे। ओके अगर वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम होता है तब वहाँ हम एप्सिलॉन और म्यू कंसीडर करते हैं। सो दैट मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस, मैक्सवेल की पहली इक्वेशन क्या है, डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, बट फॉर द फ्री स्पेस डेल डॉट डी इक्वल्स टू ज़ीरो बिकॉज आवेश घनत्व जो है वो ज़ीरो होता है। Maxwell's second equation is del dot B equals to 0. For the free space, it is the same, that is del dot B equals to 0. The third equation, which is Faraday's law of electromagnetic induction, that is del cross E is minus of del B by del T. Here also, del cross E is minus of del B by del T. This is equation number 3rd. And the fourth, Maxwell's fourth equation is del cross H equals to J plus JD, that is J plus del D by del T. This is del cross H. But in the case of free space, the current density J is also 0. Hence, the Maxwell's fourth equation for the free space would be del D by del T. This is equation number 4. Hence, these are the four मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात में ये चार मैक्सवेल की इक्वेशंस होगी। हाउ टू गेट द इक्वेशंस फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 जो है उसका कर्ल लेना है। ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, उसे आपको ध्यान में रखते हुए पूरा डिराइव करना है। टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 3 वी वुड गेट, ओके अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए B मैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी रिटर्न एज म्यू नॉट H। हम फ्री स्पेस की बात करें तो परमिएबिलिटी जो है वो म्यू नॉट लिखेंगे। सो वी वुड गेट, हमने यहाँ B की जगह म्यू नॉट H लिखा और म्यू नॉट को हमने बाहर लिख दिया। सो वी कैन राइट, ओके नाउ अगेन दिस डेल क्रॉस H इज इक्वेशन नंबर 4। सो डेल क्रॉस H को हमने इक्वेशन नंबर 4 से डेल क्रॉस H की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करी, वी वुड गेट अगेन दिस इज D इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज फॉर द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट E। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू हियर वी वुड गेट माइनस म्यू नॉट डेल बाय डेल टी एप्सिलॉन नॉट E। ओके एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज द सेम, that is del cross E। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए वेक्टर आइडेंटिटी लगाएंगे। द वेक्टर आइडेंटिटी दैट इज A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C would be A dot C minus A dot B and C। ओके तो ये वेक्टर आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए डेल डॉट E, यहाँ हमने लगाया A, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, तो B A डॉट C माइनस डेल डॉट डेल E equals minus of mu naught epsilon naught del to E by del T square. Since for the free space del dot D is 0, hence del dot epsilon naught E is also 0.
it would give us del dot E to be 0. Substituting del dot E to be 0 here, we would get minus, ये तो 0 हो गया, we would get, so we have del to E is mu naught epsilon naught del to E by del T square. This is equation for the electric field. This is equation number 1. Similarly, we can calculate the equation for the magnetic field. And for the magnetic field, the equation would be del to H. E की जगह आप H substitute कर दीजिए. Del to H mu naught epsilon naught del to H by del T square. It would be the equation number 2. Now how would we get this? इस equation को derive करने के लिए हम इस del cross H जो है इसका कर्ल लेंगे. del इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने इस इक्वेशन का कर्ल लिया था और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम इस इक्वेशन का कर्ल लेंगे. देन वी वुड गेट, ने क्या किया, इस इक्वेशन का कर्ल लिया तो ये आया. नाउ डेल क्रॉस ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 is minus del V by del T. Substituting the value, we would get, again magnetic induction can be written as mu naught H. So we would get minus mu naught epsilon naught del to H by del T square. And here del cross H, again applying the vector identity, we would get field. Now we have the equation for the electric field in vacuum and we have the equation for magnetic field in the vacuum. अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को हम वेव मोशन की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग बोथ दिस इक्वेशन बाय द इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, तरंग की गति के समीकरण से हम इसे कंपेयर करेंगे. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव मोशन? दैट इज, इसका मतलब टाइम के साथ जो डेरिवेटिव है उसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है, दैट बाय वी स्क्वायर, एंड वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव. हेयर इन आवर केस वी हैव टू इक्वेशंस, दैट इज डेल टू ई एंड डेल टू एच. इसका मतलब हमारे पास में इस वेव मोशन की इक्वेशन में साई की जगह ई और एच है और 1 बाय वी स्क्वायर की जगह म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है. हेंस वेलोसिटी ऑफ वेव 1 बाय वी स्क्वायर इज mu naught epsilon naught. Comparing the equations, okay, ये वाली compare this equation with this equation and compare the equation of E. E वाली equation में यहाँ पर E है बस, but ये वाली चीज़ तो same ही हुआ. Okay, so velocity of wave is v square, so we would get v to be 1 by mu naught epsilon naught square root. Okay, since mu naught is permeability of the vacuum, which is 4 pi 10 raised to 7 Weber per ampere meter, and epsilon naught is permittivity, that is 8.85 10 raised to minus 12 farad per meter. Substituting these values here, we would get this V to be 3 into 10 raised to 8 meter per second, which is nothing but the velocity of light in the vacuum. It means that electromagnetic waves travels with the velocity of light in the vacuum. Okay, so we can write the equation for the electric field more precisely like this in the form of velocity of light. Okay, so this is the equation of electric field for the electromagnetic waves and this is for the magnetic field. This is the second order differential equation. और इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है, इट वुड बी ई नॉट एक्सपोनेंट आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी. सिमिलरली फॉर द मैग्नेटिक फील्ड द सॉल्यूशन इज एच. ओके, वेयर के इज द प्रोपोगेशन वेक्टर, हिंदी में इसे बोलते हैं संचरण सदिश, एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, के इज 2 pi by lambda and
cap, where lambda is the wavelength and we know that lambda is c by nu in the terms of frequency. Lambda equals to c by nu. Substituting the value here, we would get 2 pi by c multiplied by nu and n cap. This is in the terms of frequency. Now what is omega? Omega is angular frequency, that is 2 pi nu. Hence the wave vector or propagation vector can be written as 2 omega by c n cap. N cap is a unit vector which is along the direction of propagation of wave. Okay, इसका hence using the Maxwell's equation हमने ये शो किया कि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में प्लेन वेव्स की तरह प्रोपोगेट होती है, जिनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होता है. ये चीज़ हमने शो किया कि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये देखो इसमें टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेराइंग टर्म्स आ रहा है. तो हमने ये शो किया मैक्सवेल इक्वेशन की मदद से दैट टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स with the velocity of light in free space. Okay, further we have to show the transverse nature of electromagnetic waves. ट्रांसवर्स नेचर हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ प्रकृति. अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रांसवर्स नेचर को शो करना है. ट्रांसवर्स नेचर का क्या मतलब है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है. ट्रांसवर्स नेचर का क्या मतलब हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ये तीनों कंडीशंस जो है ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसवर्स नेचर शो करती. तो हमें इन तीनों को प्रूव करना है. सिंस डेल डॉट E, how would we calculate? Del is the divergence operator, that is I cap del by del x, j cap del by del y, k cap del by del z. And what is E? अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉल्यूशन निकाला. E is E naught exponent iota k dot r minus omega t, where E naught is the amplitude. So we can write E to be here, that is E naught exponent iota k dot r minus omega t. Okay, now k is the propagation vector. इसके तीनों कंपोनेंट I cap, kx, ky and kz. What is r? R is the position vector, स्थिति सदिश, that is xi cap, yj cap and zk cap. So k dot r would be kxx, kyy, kzz. Okay, substituting this value here, we would get del dot E to be I cap del by del x, j cap del by del y, k cap del by del z, amplitude exponent iota. K dot r is kxx, kyy, kzz minus omega t. ओके, अब हमें क्या करना है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है. सो अब हमने क्या किया, डेल डॉट ई को एक्सपांड किया. दिस इज डेल और एक्सपोनेंट आयोटा के डॉट आर में ये आ गया और जो अपने पास में एम्पलीट्यूड वाला टर्म था, एम्पलीट्यूड वाली टर्म को भी हमने स्प्लिट कर दिया. दिस इज एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड द जेड कंपोनेंट. अब नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट. दिस इज द एक्स कंपोनेंट, दिस इज द एक्स कंपोनेंट एंड दिस होल. ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करें, एक्स कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर मैं करूँ तो अपने पास क्या टर्म है, देखिए आई कैप डेल बाय डेल एक्स
आई कैप ई नॉट एक्स एंड देन मल्टीप्लाई में ई रेस टू आयोटा के एक्स के वाई के जेड माइनस ओमेगा टी। अपने को अब देखो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें हमारे पास में टर्म बन रहा है डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई रेस टू आयोटा थीटा। वो क्या होगा देखिए, इट वुड बी आयोटा ई रेस टू आयोटा थीटा, और जो थीटा है उसको हमें वापस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो हमारे इस कंडीशन में क्या आ रहा है देखिए, डेल बाय डेल एक्स e raised to iota and this whole is the theta. In our case theta is kxx kyy kzz minus omega t. So what would be the differentiation? Differentiation would be iota e raised to iota थीटा की जगह ये पूरा टर्म एज इट इज एंड डेल थीटा बाय डेल एक्स, दैट इज डेल बाय डेल एक्स एंड थीटा की जगह के एक्स एक्स के वाई के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब अपने पास में क्या आएगा, सो वी वुड गेट आयोटा ई रेस टू आयोटा के एक्स के वाई के जेड जेड माइनस ओमेगा टी एंड डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी वुड गेट के एक्स। सो जब हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने से हमें क्या मिलेगा, आयोटा के एक्स e naught x and this exponent iota kxx kyy kzz minus omega t। ये हमें कब मिलेगा, जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरह से जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे देन वी वुड गेट e ky e नॉट y एंड द होल टर्म सेम। जब हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे देन वी वुड गेट के जेड ई नॉट जेड, और ये वाली टर्म हमें एज इट इज़ मिलेगी। हेंस दिस डेल डॉट ई कैन बी रिटन एज डेल डॉट ई कैन बी रिटन एज आयोटा के एक्स ई नॉट एक्स के वाई ई नॉट वाई के जेड ई नॉट जेड एंड एक्सपोनेंट आयोटा के एक्स एक्स के वाई के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। ओके, इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज आयोटा के एक्स ई नॉट एक्स के वाई ई नॉट वाई के जेड ई नॉट जेड एंड ई रेज टू आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ओके, दैट इज आयोटा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज के डॉट ई नॉट ई रेज टू आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अगेन this E naught e raised to iota k dot r omega t is nothing but the electric field. So del dot E is iota k dot E. Okay, similarly for the magnetic field we would get del dot H is iota k dot H. But for the free space we know that del dot E is 0 and del dot B is also 0, that is del dot H is also 0. तो अब फ्री स्पेस के लिए del dot E भी 0 होता है और del dot B भी 0 होता है, लेकिन हमारे सॉल्यूशन में del dot E ये आ रहा है और del dot H ये आ रहा है। सो फॉर द फ्री स्पेस इन दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका ये मतलब हुआ दैट k dot E and k dot H is also 0. Hence, for del dot E and del dot H to be 0, obviously iota k dot E and iota k dot H must be 0. If this is 0, hence k dot E is 0 and k dot H is 0. Now, these two equations directly implies that k is perpendicular to E
also K is perpendicular to H. Why? Because if A dot B is 0, what does it mean? It means AB cos theta is 0. Hence cos theta is 0, which implies that theta is cos inverse 0, which is 90 degree. Hence K is perpendicular to E and also K is perpendicular to H. So अपने पास में ट्रांसवर्स नेचर को शो करने के लिए हमें तीन चीज़ें शो करनी है. K is perpendicular to E, K is perpendicular to H and E is perpendicular to H. तो ये दोनों तो हमने प्रूव कर दिया. अब हमें इस चीज़ को प्रूव करना है. To prove this, we would use Maxwell's third equation, that is del cross E is minus del B by del T, that is minus mu naught del H upon del T. ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें कर्ल लेना है. तो कर्ल में हम क्या करते हैं, डेल क्रॉस, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फॉर डेल वी वुड गेट दिस. नाउ अब देखो, हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट निकालना है. मैंने आपको पहले भी कर्ल निकालने की ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ. कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का अगर आपको कर्ल निकालना है और उसका एक्स कंपोनेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले का y कंपोनेंट, दूसरे वाले का z कंपोनेंट, माइनस पहले वाले का z एंड दूसरे वाले का y, प्लस y कंपोनेंट निकालना होता है तो पहले वाले का z, दूसरे वाले का x, माइनस पहले वाले का x एंड दूसरे वाले का z एंड सो ऑन. हम एक साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं. अगर x कंपोनेंट पूछ रहे हैं तो पहले वाले का y, दूसरे वाले का z, माइनस रिवर्स कर दो. जब y कंपोनेंट पूछ रहे हैं तो पहले वाले का z, दूसरे वाले का x, देन रिवर्स एंड सो ऑन, है ना. तो हमें क्या करना है, इसका x कंपोनेंट निकालना है. तो क्या होगा, देखो पहले वाले का y यानी कि इसका y कंपोनेंट और दूसरे वाले का z कंपोनेंट, दैट इज़ दिस वन, दूसरे वाले का z कंपोनेंट, माइनस पहले वाले का z, रिवर्स कर दीजिए, इसका z कंपोनेंट ये और दूसरे वाले का y कंपोनेंट ये हो गया. ओके, अब क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है. ई नॉट z एज इट इज़ दिस ई रेज टू आयोटा k डॉट r, इसमें k y वाली टर्म आएगी तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ये आ गया. ये हम पहले वाले सेक्शन में भी कर चुके हैं और इसी तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन भी आ गया. अब हमने क्या कर दिया, यहाँ दोनों से आयोटा को कॉमन ले लिया और वी हैव रिटन के वाई ई नॉट जेड माइनस के जेड ई नॉट वाई ई रेज टू आयोटा के डॉट आर. अब देखिए इस चीज़ को वापस आप ढंग से ऑब्जर्व करिए, क्या आ रहा है, एक का y, दूसरे का z कंपोनेंट माइनस रिवर्स होके आ रहा है, यानी कि हम इसको कॉम्पैक्ट करके क्रॉस की फॉर्मेट में लिख सकते हैं. दैट इज़ k क्रॉस ई नॉट, उसका x कंपोनेंट, इसे हम कॉम्पैक्ट करके क्रॉस की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, विच इज़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ k क्रॉस ई नॉट. पहले वाले का y आएगा, देखिए दूसरे वाले का z कंपोनेंट ये रहा, माइनस पहले वाले का z, दूसरे वाले का y एंड सो ऑन. हेंस दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज आयोटा, इसी तरह से y कंपोनेंट आएगा और इसी तरह से z कंपोनेंट आएगा. तो कलेक्टिवली हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, आयोटा k क्रॉस e इक्वल्स, सामने राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, माइनस म्यू नॉट डेल बाय डेल टी एच नॉट ई रेज टू आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा t. राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है. तो t के रेस्पेक्ट में जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी वुड गेट माइनस म्यू नॉट h naught minus of iota omega and this term is as it is iota k dot r minus omega t. t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का ओमेगा आएगा, इट इज़ माइनस ओमेगा. सो what we have concluded that iota k cross e is minus mu naught minus iota omega and vector h. This h naught and e raised to iota k dot r, उसकी जगह हम h लिख सकते हैं. So we have calculated k cross e to be mu naught omega h. This is the most important relation. इसे आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, दैट k क्रॉस e इज़ म्यू नॉट ओमेगा h का. सिमिलरली जब हम मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है
फॉर द फ्री स्पेस डेल डी बाय डेल टी। जब हम इस इक्वेशन का कर्ल लेकर सारी मैथमेटिकल प्रोसेसेस को रिपीट करेंगे, देन वी वुड गेट के क्रॉस एच टू बी माइनस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ओमेगा एंड ई कैप. This is also the most important relation. So far we have two relation, K cross H is this and K cross E is mu naught omega H cut. This is very important equation A and B. Now from both these equation क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो जब हम H के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो E मिल रहा है और जब हम E के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें H मिल रहा है. इट मीन्स दैट E is perpendicular to H also. Hence we have proven that E is perpendicular to K, E is perpendicular to H and H is also perpendicular to K. इसका ये मतलब हुआ that वेक्टर E and वेक्टर H जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. साथ ही साथ ये दोनों ही वेक्टर तरंग संचरण की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होती है. ओके, ये दोनों इक्वेशंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है. इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं. दैट इज सिंस K cross E is mu naught omega H cut, so H cut can be written as 1 upon mu naught omega K cross E. ओके, अभी हमने प्रूव किया था द प्रोपोगेशन वेक्टर कैन बी रिटन एज ओमेगा बाय C इंटू एन कैप फॉर द फ्री स्पेस. वेलोसिटी इज रिटन एज C. अभी हमने प्रूव किया था. सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू वी वुड गेट 1 अपॉन म्यू नॉट ओमेगा एंड के की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा बाय C एन कैप क्रॉस E. सो वी वुड गेट H टू बी 1 बाय म्यू नॉट C एंड एन क्रॉस E. अगर हमें मैग्नीट्यूड की बात करें हम, सो मैग्नीट्यूड H इज नथिंग बट 1 अपॉन म्यू नॉट C. दिस इज E. Okay, since C is 1 by mu naught epsilon naught, so mu naught C is mu naught upon mu naught epsilon naught, that is mu naught upon epsilon naught. Do remember here one thing, that E or H K, the ratio of magnitude of E and H is known as wave impedance. Okay, so wave impedance is डिनोटेड बाय Z. हम यहाँ फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, सो Z नॉट इज E अपॉन H का मैग्नीट्यूड. सो E बाय H का मैग्नीट्यूड विड बी म्यू नॉट इंटू C एंड म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय C इज म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर and epsilon naught is 8.85 something, so we would get 376.6 ohms. Hence the wave impedance of electromagnetic wave in the free space is approx 376.6 ohm. Okay, since one more significance of the wave impedance is since the ratio E by H is positive and real. E by H का रेशियो जो है वो पॉजिटिव और रियल आ रहा है. इसका ये मतलब है that vector E and vector H are in same phase. E by H की वैल्यू पॉजिटिव और रियल मिल रही है. इसका ये मतलब है कि वेक्टर E और वेक्टर H जो हैं ये दोनों ही समान कला में हैं, सेम फेज में मूव कर रहे हैं. So we can picturize electromagnetic wave as this is direction of propagation. ये हमने x component मान लिया, this is y and this is z. Both are in the same phase. Okay.
here the vector E and here the vector H. So we can picturize the electromagnetic wave like this. Okay, thank you.